कमर गर्दन एक सीध में गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग मन ही मन संकल्प दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ प्रसन्नता के साथ आंखें खोलेंगे। एक बार जिन लोगों को बोन्स के नेम लर्न है वो हैंड रेज करें। जिन लोगों को बोन्स के नेम लर्न है वो हैंड रेज करें। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? 206। 206। और छोटे बच्चों में कितनी बोन्स होती है? तो बड़े लोगों की, छोटे बच्चों में कितनी बोन्स होती है? छोटे बच्चों में नवजात शिशु। 1 मिनट माइक म्यूट करेंगे सुवर्णा जी। छोटे बच्चों में यही पीडीएफ में ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि ये हमको लगा शायद पता हुआ, नहीं पता है कोई बात नहीं। वहां लिखिए नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है वो पूरे शरीर में। चलिए पढ़ेंगे मीनाक्षी। अस्थि कंकाल का परिचय। अस्थि का धातु में 5वां स्थान है। इसमें पृथ्वी, वायु व अग्नि की प्रधानता होती है। यह देह का धारण एवं मज्जा का पोषण करता है। यह सभी संयोजी ऊतकों में सबसे दृढ़ एवं मजबूत होता है। अस्थि कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। कार्बनिक पदार्थ में मुख्यतः अस्थि कोशिका प्रोटीन्स होते हैं, जो अस्थि के लचीलेपन को बनाए रखता है। अकार्बनिक पदार्थ में मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम मुख्य है। ये अस्थि को कठोरता एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां है। कपाल में चेहरे, रीढ़, पसलियां, छाती की हड्डियां, गले की हड्डी। मैम ये देखिए नीचे कपाल में तो 8 होंगी, ठीक है। नीचे नंबर नीचे कर दिए, ये साइड वाला वो प्रिंटिंग में हुआ है मिस्टेक, ठीक है। कपाल में नीचे देखेंगे 8, ऐसे काउंट करते जाएंगे। कपाल में 8, चेहरे पर 14, रीढ़ 26, पसलियां 24, छाती की हड्डियां 1,
गले की हड्डी एक, उसका ढुकेंगे मीनाक्षी। छाती की हड्डी जो स्टर्नम है, जो बीच वाली है, वो एक है। और जो 24 है, ये क्या है, जिसे हम लोग पसलियां बोलते हैं ना, रिब के जो साइड दोनों वाली साइड से बच्चों का दिखता है ना, ये उसकी बात हो रही है। 24। ऊर्ध्वांग मीन्स दोनों हाथ और दोनों पैर, ये गले की हड्डी, छाती की हड्डी के बाद गले की हाइट बोन, गले की हड्डी है। ये गले हाइट की बोन है, हड्डी एक, गले की हड्डी एक। फिर 12 कहाँ आएगा मैम? ये जो हमारे दोनों साइड रिब केस, पसलियां 24 है ना, तो हाँ। 12 दोनों साइड। अच्छा, और दोनों हाथ दोनों पैर, ऊर्ध्वांग निम्नांग। 64 ऊर्ध्वांग 64, हाँ, निम्नांग हाँ। 62। ऊर्ध्वांग हुए हाथ, दोनों हाथ, अपने सिलेबस में लिख लीजिए अगर क्लियर ना हो तो। दोनों जो है शोल्डर से लेकर के उंगलियों तक, ये 64 हुए। और जो पैर है वो कितने, 62 हो गए। अब ध्यान से फिर कुछ एक बात सुन लेंगे सभी। 64 का मीन्स हुआ कि एक हैंड में, हाथ में कितनी हड्डियां होंगी, बोन 31। ओके, एक हाथ में 31, बहुत क्लियर लिख लीजिए अपने सिलेबस में, जिनको पता है तो ठीक है, नहीं तो क्लियर लिखिए। 64 का मीन्स हुआ, सॉरी 64 का 32, 32 हमारे एक हाथ में हुई, ठीक है। और दूसरे हाथ में 32, तो दोनों मिलाकर कितने हुए, 62। ऐसे पैरों के थाई मसल से, हिप जॉइंट से नीचे लेंगे तो कितने, 62। तो इस तरह एक एक साइड कितने हो गए, 31 31। क्लियर है? अभी किसी को ये बात समझने में क्लियर नहीं हो तो पूछ लें। मैम, हाँ बोलेंगे। मैम समझ नहीं है, दोबारा समझाना मैम, थोड़ा सा पैरों में था ना। थोड़ा सा स्लाइड को नीचे ऊपर की ओर ले जाएंगे, जहां से शुरू हुई थी, बस बस बस, नहीं और ऊपर, नहीं और ऊपर कर दे, कपाल दिखना चाहिए तो नीचे की नंबरिंग भी आ जाए, कपाल से लेकर के, हाँ और थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा, बस क्लियर, बस ठीक है, ये। अब देखेंगे इसमें क्या हुआ है, प्रिंटिंग में एक साइड बोन्स, ये जो नंबर थे सामने सामने ना होगा, साइड में आ गए, ठीक है। इसको ध्यान से देख, अपना अपना पीडीएफ उठा ले सब। अब सबके पास पीडीएफ है तो सामने सामने लिखे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कपाल में कितनी हो जाएंगी, देखेंगे नीचे से 8, कपाल का मतलब ये सिर वाला भाग है। फिर चेहरे पर कितनी है, 14, सामने लिख ली, चेहरे पर 14 है, 14 हड्डियां। फिर रीढ़ में कितनी है, जो स्पाइन पीछे है, 26 है। फिर मैम पीडीएफ लिए मेरे को, क्या चीज, पीडीएफ नहीं मिली है मेरे को। आपको नहीं मिली है तब तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपका वर्क है कि आपको पीडीएफ लेना चाहिए, सभी के पास पीडीएफ आ चुका। अब तो बस कल लास्ट क्लास है आपकी। नहीं, आज मैं ज्वाइन की हूँ तो नहीं, पता नहीं था। अगर नहीं है तो कल जिन्होंने टिक किया हुआ है तो उनसे आप पूछ लेना, ठीक है। ये अपना उसमें लिख लीजिए, एक पेज में, एक पेज मैम में। पैरों में कितनी हड्डियां? अभी रुकेंगे नीतू जी, अब हम ऊपर से बोल रहे हैं, वहां से नोट करते जाएंगे। कपाल में ठीक है मैम। 8, ठीक है, कपाल मतलब सिर में 8, चेहरे में 14, ठीक है। फिर रीढ़ में स्पाइन जो है हमारी, ये कितनी है, 26, नीचे नंबर है, थर्ड नंबर पे 26। फिर पसलियां कितनी है, 24 है, तो वो कितनी है, 12 12 हो गए, ठीक है। वो नीचे लिखा भी है, एक नीचे लिखा है 24, और 24 है कैसे, एक साइड 12 है, एक साइड 12 है, तो ये हो गई 24। ये बात है छाती की हड्डी, जिसको बोलते हैं स्टर्नम। तो छाती की हड्डी जो है हमारी, जो सिंपल सीधा नाक से लेकर सीधा जा रही है लंग्स के बीचों बीच, तो ये भी एक है। फिर है हमारी गले की हड्डी, ये वाली, जिसे हाइट बोन बोलते हैं, HYOID, हाइट बोन, ये हो गई, ये भी एक है। मैम छाती को बताना दोबारा। छाती की हड्डी एक है, और दोनों साइड जो पसलियां हैं, जिसे रिब केस बोलते हैं, वो 12 12 है, दोनों को मिला देंगे तो 24। ठीक है मैम। ठीक, चलिए फिर आते हैं नीचे, देखते हैं उसमें। थैंक यू मैम। ठीक है, ऊर्ध्वांग मीन्स होते हैं दोनों हाथ, ठीक है। दोनों हाथ कहाँ से शुरू हो रहे हैं, हमारे शोल्डर से, ऊपर से कॉलर बोन के नीचे से, यहाँ से और उंगली तक का। तो दोनों हाथ में कितनी है, टोटल 64 है बोन्स। अब दोनों को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हाथ दो है, तो कितनी कितनी हो जाएगी, 32 32, ठीक
ठीक है, वही लिखते जाएंगे बिल्कुल सामने सामने, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर निम्नांग का मीन्स होता है दोनों पैर हमारे लोअर लिम्स हो गए, ये अपर लिम्स हो गए, हाथ पैर हमारे लोअर लिम्स हो गए। तो पैरों में कितनी है टोटल 62 है। कहाँ से ऐड की जा रही है, हिप जॉइंट से ऐड की जा रही है, तो कूल्हे की हड्डी से, ठीक है हिंदी में। तो ये 62 है, तो दोनों पैरों में 62 है, कूल्हे से लेकर पैर की उंगलियों तक। तो दोनों साइड को अगर 1-1 डिवीजन करेंगे तो कितनी हुई 31 दोनों पैर, ठीक, एक पैर में 31, एक पैर में 31 प्लस कान में 6 62। इसके बाद में 6 बोन्स है, ये कहाँ की, कान की। कान में 3 हड्डियां हैं, एक कान में दूसरे कान में 3 है, टोटल कितनी होगी 6 हो गए। ठीक, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सामने अब टोटल देखिए। गले की किताब दो एक, गले की ए सिंगल ये वाली है, हाइट बोन होता है HYOID, ये गले की हड्डी एक ही होती है सिंगल। स्टर्नम छाती की हड्डी भी एक है, गले की हड्डी भी एक है, ठीक है। टोटल कितने हुए 206। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर देंगे, पढ़ेंगे। मनुष्य का कंकाल 2 भागों में विभक्त है, एक अक्षीय कंकाल, 2 उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के 3 भागों में विभाजित किया गया है, खोपड़ी, मेरुदंड तथा छाती की अस्थि और पसलियां। एक अक्षीय कंकाल, शरीर का मुख्य अंग अक्ष बनाने वाला कंकाल अक्षीय कंकाल कहलाता है। यह निम्न भागों में विभक्त है, खोपड़ी, स्कल, सिर प्रदेश के कंकाल को खोपड़ी कहते हैं। यह कुल 22 हड्डियों से बनी है। ये एक छिद्र फोरामेन मैग्नम द्वारा मेरुदंड से जुड़ी रहती है। इस छिद्र को महारंध्र कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक मस्तिष्क, 8 बोन्स है उसमें, चेहरा, फेस, 14 बोन्स। अब 1 मिनट रुकेंगे आप, ठीक, हमारा जो 1 मिनट वही स्लाइड नीचे करेंगे बस, और नीचे करेंगे और थोड़ा सा नीचे लेंगे बस, ठीक है। देखो अब इसको थोड़ा समझने जैसा है, सभी लोग एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, जिनको समझना है तो दोबारा सुनेंगे। देखिए हमारा जो पूरा बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 भागों में विभाजित है। किसमें किसमें है, एक एक्सियल स्केलेटन और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र, और एपेंडिकुलर को बोलते हैं उपांगी कंकाल। तो अक्षीय में क्या है, 3 चीजें हमारी, कौन कौन सी है, फेस हमारा जो सामने वाला छाती वाला जो हिस्सा है, चेस्ट वाला, और हमारा स्पाइन वाला, ठीक, ये 3 पार्ट्स में हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र डिवाइड है। टोटल बोन्स कितनी है यहाँ पर 80 है, ठीक। फिर जो हमारा दूसरा है वो है हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर, इन्हें बोलते हैं उपांगी, ठीक है। अभी किसी का कोई कंफ्यूजन हो फिर से पूछ ले। 2 पार्ट्स में हमारा शरीर डिवाइड है, एक अक्षीय में एक उपांगी में। हाथ और पैरों को छोड़कर, हाथ और पैर के उपांगी कंकाल है, इसके अलावा कौन सा पार्ट बचेगा, सिर्फ ये हेड हो गया, हेड वाला ये पूरा, फिर हमारा चेस्ट वाला पार्ट हो गया, लंग्स वाला, और फिर स्पाइन वाला। ये किस में आएगा, अक्षीय में आएगा, और हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं ये उपांगी में है, ठीक। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अक्षीय में टोटल कितनी बोन्स हैं, 80। अभी इसको काउंट करेंगे तो देखिए, अब दूसरा हमने अभी देखो कि जो खोपड़ी की बात हो रही है, स्कल की बात हो रही है, इसमें कितनी हड्डियां हैं, 22 है, 22 है। तो स्कल का मीन्स हुआ पूरा फेस, ये सब लगाकर। अभी हम लोगों ने देखा था कि 8 हड्डियां हैं तो इसमें ऊपर जो स्कल वाला पार्ट, तो उसमें था क्या बोलते हैं जो सिर वाला हिस्सा। फिर हमने 14 देखी थी चेहरे पर। जब स्कल बोला जाएगा, खोपड़ी बोला जाएगा, स्कल का मीन्स हो गया टोटल, ये 22 हो गई, तो 14 फेस की हो गई 14 और 8 सिर की, स्कल इसे बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, तो 22 होंगी तो समझ जाएंगे कि फेस की बोन भी इसी में ऐड कर दी गई, अदरवाइज 8 और 14 अलग अलग, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नीचे, तो क्लियर हो गया कि क्रेनियम में 8 बोन लिखा ही हुआ है और चेहरे पर, तो दोनों को मिलाकर स्कल बोल रहे हैं।
दोनों को मिलाएंगे तो स्कल बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्रेनियम में 8 और फेस में 4। चलिए आगे देखेंगे। मेरुदंड मनुष्य के पृष्ठ सतह पर बीच में सिर से लेकर पीछे तक मोटी छह के समान संयुक्त अस्थि पाई जाती है, जिसे कशेरुका दंड या मेरुदंड कहते हैं। इसमें कुल 26 हड्डियां हैं। ग्रीवा, कशेरुका, सर्विकल। देखो इसको ऐसे समझ लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा हम क्लियर करें। ये 26 का कौन सी बोन है हमारी, जो सभी को पता है, स्पाइन में, ठीक है, मेरुदंड जिसे बोल रहे हैं। इसमें कितने, इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये किसमें डिवाइड है? सर्वाइकल में। बोलते हैं ना सर्वाइकल पेन हो रहा है, ठीक है, सर्वाइकल। तो सर्वाइकल में बोन्स कितनी है? 7 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा थोरेसिक, सर्वाइकल से नीचे थोरेसिक बोन, इसमें कितनी है? 12 बोन्स है। फिर आते हैं, हम देखते हैं नीचे लंबर वर्टिब्री। लंबर में हमारी कितनी है? लंबर में 5 है, उसी के जस्ट नीचे। फिर सैक्रल है, वहां पर 1 है। फिर नीचे कॉक्सियल बोन है, उसमें भी 1 है। अब एक बार देखेंगे, ऊपर 7, फिर 12 और 7 कितने हो गए? 19 हो गए। फिर जो लंबर की 5 है, बोलते हैं ना L5, जब किसी का ट्रीटमेंट होता है स्पाइन का तो वहां ही बोली जाती है, तो लिखा जाता है रिपोर्ट में। तो फिर 19 में 5 ऐड किया तो कितने हो गए? 24 हो गए। कॉक्सियल बोन 1 हो गई, और एक बोन ऊपर जो हमारी दी हुई है ये वाली वर्टिब्री के नीचे क्या बोलते हैं? सैक्रल वाली। तो सैक्रल और कॉक्सियल जो बोन है लास्ट की, जिसे टेल बोन भी बोला जाता है, ये 2 हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे? टोटल हो गए 26। अभी किसी को काउंट करना नहीं आ रहा तो एक बार पूछ ले, जिनको काउंट करना 26 नहीं आ रहा है वो पूछ ले एक बार कि 26 कैसे हो रहा है। रिपीट करें कि नहीं रिपीट करने हैं? ठीक है, अभी जब क्वेश्चन पूछेंगे तब सही बताना, ठीक है। फिर से एक बार क्या है मैम? हेलो हेलो गीतांजलि जी, एक तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बोलिए प्रॉपर। मैम तेरा क्या है? फिर से बोलेंगी मैम तेरा क्या है? तेरा जो बीच में लिखा है 7 डोंट बाद में, तो वो क्या है? आप सिंपल सा देखेंगे, इतना हिंदी में तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे जो हमारी बोन है, जिसको लिखना वो क्लियर लिखेंगे। 26 हमारी बोन्स हैं स्पाइन में। फर्स्ट जो है हमारा सर्वाइकल, सबने नाम सुन रखा है। सर्वाइकल की 7 बोन है। सर्वाइकल के नीचे है थोरेसिक, थोरेसिक की 12 बोन्स है, काउंट भी कर लेंगे। उसके नीचे है लंबर, लंबर की 5 बोन्स है। फिर उसके नीचे है सैक्रल, सैक्रल की 1 बोन है। और फिर है कॉक्सियल, जिसकी 1 बोन है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हुए स्पाइन में? 26 हुए। अब सब आराम से रिकॉर्डिंग सुनो, पढ़ेंगे आप। वक्ष या छाती की अस्थि एवं पसलियां। वक्ष के अधर तल पर मध्य रेखा में वक्ष के संपूर्ण लंबाई में स्थित अस्थि को वक्ष या छाती की अस्थि स्टेर्नम। देखिए एक बार मेरी साइड से पहले देख लेंगे, नो से बिल्कुल सेंटर पे आ रहे हैं, तो ये हमारी ये बोन है, सीधा सीधा नेवल तक जा रही है, नेवल के ऊपर तक डायफ्राम तक जा रही है, ठीक है। जिसके साइड में हमारी क्या रिब केज है, पसलियां हैं। एक साइड 12 है, दूसरे साइड 12 है। पेयर में कितनी होंगी? 12 होंगी। और काउंटिंग में कितनी होंगी? 24। पेयर तो सबको पता ना, जोड़े का मीन्स हो गया 12, उसको जब काउंट करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे आगे। यह 7 जोड़ी पसलियां रिब्स से जुड़ी रहती है। यह जतुकास्थि को सहारा देती है। पसलियां की हड्डियां संख्या में 24 होती है। इसमें 12 एक तरफ और दूसरी तरफ 12 होती है। उपांगीय कंकाल देखिए कि जो इसमें लिखा 7 जोड़ी पसलियां जो हैं वो थोरेसिक से जुड़ी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर हुआ? जो हमारा सर्वाइकल है, सर्वाइकल से नीचे जो थोरेसिक है, पीछे कितना हमने
काउंट किए थे 12 किए थे, 12। ठीक है। वो 12 किससे कनेक्ट है? रिबकेज से कनेक्ट है, पसलियों से, पीछे उससे आगे, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। जिन लोगों ने पीडीएफ, हम बोलते हैं डेली, क्लास से पहले यदि 2 बार पीडीएफ डेली पढ़ रहे हैं पूरा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑन द स्पॉट सुनेंगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा। पढ़ेंगे आगे मीनाक्षी। उपांगीय कंकाल शरीर के मुख्य अक्ष के दोनों पार्श्वों में पाया जाने वाला कंकाल उपांगीय कंकाल कहलाता है। इसमें 126 हड्डियां होती है, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। मेखलाए मनुष्य के अग्रपाद व अश्वपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए। कंकाल तंत्र पर योग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र पर स्थूल एवं सूक्ष्म रूप से योग का प्रभाव पड़ता है। योग हड्डियों को लचीला नहीं बनाता है, बल्कि मांसपेशियों को लचीला बनाता है। विभिन्न योग क्रियाओं के हड्डियों पर निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। षटकर्म का प्रभाव, षटकर्म एवं शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से शरीर का शोधन किया जाता है। हमारे खानपान में प्रदूषण फैलने से कई जहरीले पदार्थ शरीर में चले जाते हैं, जिससे बीमारियां होने लगती है। ये जहरीले पदार्थ हमारी संधियों में इकट्ठे होते हैं, यही वात रोगों का कारण है। इस तरह शंख प्रक्षालन से वात रोगों से बचा जा सकता है। इसी प्रकार जल नेति से नाक की संधियों का लाभ होता है। रबर नेति से कार्टिजेल नियंत्रित होता है तथा साइनस की समस्या समाप्त होती है। आसन का प्रभाव, आसनों से हड्डियों एवं संधियों पर प्रभाव पड़ता है, जबकि मांसपेशियों को लचीली बनाता है। मेरे पास स्लाइड नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं नीतू जी? मैम स्लाइड नहीं आ रही मेरे पास। एक बार लीव करके ज्वाइन कीजिए, लीव करके ज्वाइन कीजिए नीतू जी दोबारा। पढ़ेंगे मीनाक्षी। धनुरासन से मेरुदंड लचीला बना रहता है तथा आगे पीछे मुड़ने में सहायता मिलती है। आसनों में हम सामान्य से कुछ ज्यादा मुड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे मांसपेशियों की क्षमता बढ़ती है और संधियां मजबूत होती है। संधियों को पर्याप्त पोषण मिलता है। संधियां मजबूत बनती हैं और संधियों को पर्याप्त पोषण मिलता है। मीन्स यदि हमें अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल करना है तो षटकर्म का सहारा लेंगे तो कौन सा रोग हमारे शरीर से दूर होगा? वात रोग, ठीक है। वात रोग जैसे लचीला का मीन्स क्या है मैडम? लचीला का मीन्स क्या है? वक्ष मीन्स हो गया चेस्ट वाला पार्ट। नहीं, लचीला फ्लेक्सिबिलिटी। ओह थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ। कोई भी ऐसी चीज जो क्लियर आएगी वॉइस तो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात है तो हमारी बोन्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए जो हमारा ये है शंख प्रक्षालन है, जल नेति है। जल नेति हमारी साइनस की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और जो हमारा ये शंख प्रक्षालन है ये वात रोगों को दूर करने में सपोर्टिव है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं इसी में। और वात रोग क्या है? जो हमारे जगह जगह टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उसकी शंख प्रक्षालन से धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है। फिर आसन का प्रभाव देख रहे हैं। आसन क्या है? आसन के द्वारा जो हमारी बॉडी है, बॉडी के बोन्स हैं और बोन्स की जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल बनती है। बोन तो जैसी है वो तो वैसी ही रहेगी, वो तो एक सॉलिड मटेरियल है, तो बोन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। बोन में फ्लेक्सिबिलिटी किसके थ्रू आती है? मसल्स के थ्रू आती है। तो यहाँ हमारे आसन हमें सपोर्ट करते हैं। आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, साइड बेंड करने वाले सभी आसन जब हम धीरे धीरे नियमित अभ्यास करेंगे तो हमारी बॉडी के बोन के जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल बनेंगे, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ आगे। कोशिकाओं का समूह ऊतक है। पेशी के प्रकार, 3 प्रकार की पेशी ऊतक होते हैं। कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी, कंकाल पेशी। कंकाल पेशी ये पेशियां ऐच्छिक होती है, इसलिए हम इनकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये नाभिकीय और रेखित होती है। इसको ऐसा समझ ले, एक कंकाल पेशी थोड़ा सा नीचे करेंगे, देखिए ऊपर
दिख नहीं रहा, पूरा क्लियर करें थोड़ा सा और नीचे। कंकाल पेशी क्या है? स्केलेटन जो मसल्स है, ये कैसी मसल्स है? जिनको हम अपनी स्वेच्छा से मूव करा सकते हैं। हाथ, पैर, गर्दन, इनको क्या कर सकते हैं? हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या मूव नहीं करा सकते? स्टर्नम की जो बोन है ये मूव नहीं करा सकते, ठीक है। ये डायरेक्ट घूमेंगी। देखिए जैसे भी हाथ है, उंगलियां हैं, सब पूरा मूव कर सकते हैं। पैर में भी तो स्केलेटन बोन, जिन बोन्स को हम खुद से मूव करा सकते हैं, घुमा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल्स या कंकाल पेशी। आगे देखेंगे चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स। सेकेंड नंबर पेशी तंत्र पर योग का प्रभाव। अच्छा, 1 मिनट रुक जाएंगे, 1 मिनट। ये तीनों पेशियों के बारे में समझ ले। अपना पेन उठाएंगे और अपने सिलेबस में लिख ले। कंकाल पेशी जिन्हें हम स्वयं से घुमा सकते हैं, जिन बोन्स को, मसल्स को। चिकनी पेशी जो हमारे आंतरिक अंग हैं, जिन्हें हम घुमा नहीं सकते, अपने आप वो काम कर रहे हैं। मूवेबल, अनमूवेबल करें मैम उसको? कर सकते। मूवेबल में स्केलेटल मसल्स आ गए और अनमूवेबल में या फिक्स्ड मूवेबल में चिकनी ये वाले आ गए, स्मूथ मसल्स आ गए, ठीक है। हृदय पेशी जो कार्डियक मसल्स है, ये क्या है? ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ये कार्डियक मसल्स का एक वर्क है जिसे एक लाइन में लिख लेंगे अंडरलाइन करके। कार्डियक मसल्स क्या है? जब से एक बच्चा भ्रूण में 3 मंथ्स के बाद से आता है, मतलब भ्रूण में जब से आता है वो, तब से वोम में, तो वो तब से लेकर के जब तक जीवन है तब तक एक पेशी है जो नॉन स्टॉप चलती है, जिसका नाम है कार्डियक मसल्स। ठीक, कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट से कनेक्ट है। इसमें अगर कुछ कम बंद हुई जिस क्षण, उस क्षण का मतलब है अब व्यक्ति जीवित नहीं है, ठीक है। तीनों समझ, फर्स्ट मूवेबल, सेकेंड फिक्स्ड या अनमूवेबल, सॉरी इमूवेबल, और थर्ड है कार्डियक मसल, ये भी फिक्स्ड में है और हार्ट से कनेक्टेड है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। अब पढ़ेंगे आगे इफेक्ट ऑफ पेगोन फसल सिस्टम। मैम मेरे पास स्लाइड नहीं आ रही, वो उसके चिकनी पेशी के आगे क्या है? चिकनी पेशी जो है, ये है हमारे जितने भी हमारे आंतरिक अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सब चिकनी पेशी में आएंगे और इसको बोलते इमूवेबल मसल्स। पेशी तंत्र पर योग का प्रभाव। हाल के अध्ययन एवं शोध के आधार पर पता चला है कि जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द आदि का कारण अधिकतर मांसपेशियों और नसों में अपर्याप्त लचीलापन या तनाव है। यूएसए की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एवं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया है कि जोड़ों के दर्द, पीठ दर्द आदि के रोगियों में 81% लोगों में दर्द का कारण मांसपेशियों का तनाव एवं उनका अत्यधिक कड़ापन था। तनाव युक्त एवं कड़े मांसपेशियों पर आसन, प्राणायाम, षटकर्म, ध्यान आदि का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। आसन का प्रभाव। पवन मुक्तासन श्रृंखला के सभी आसन जो शरीर के समस्त जोड़ों को जितना हो सके सक्रिय बनाकर उनकी भलीभांति मालिश करता है तथा कड़ापन एवं तनाव दूर कर उन्हें शिथिल बनाता है। जैसे जैसे जोड़ों का लचीलापन बढ़ता जाए, अन्य आसनों को अभ्यास में जोड़ते जाना चाहिए, जैसे शशांकासन, मांजरी आसन, शशांक भुजंगासन, आकर्ण धनुरासन, सूर्य नमस्कार आदि। इस आसनों में स्नायुओं में नवीन ऊर्जा प्रवाहित होती है और वे पुनः व्यवस्थित होते हैं। प्राणायाम का प्रभाव। प्राणायाम के माध्यम से शरीर में प्राणिक प्रवाह बेहतर होता है तथा कहीं पर भी यदि प्राणिक ब्लॉकेज हो तो वह इससे दूर होता है। शरीर के पंच तत्वों में साम्यता आती है
जिससे रोगों को दूर करने में सहायता प्राप्त होती है। षटकर्म का प्रभाव, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से शरीर में विद्यमान जहरीले पदार्थों को शरीर से हटाया जाता है। इस प्रकार मांसपेशियों में रुके हुए पदार्थ दूर होते हैं और रक्त प्रवाह तेज होता है, जिससे मांसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ती है और उनका कड़ापन दूर होता है। षटकर्म से स्केलेटन, स्मूथ तथा कार्डिक मसल्स तीनों एक्टिवेट होते हैं और इनसे संबंधित अंगों की क्रियाशीलता नियंत्रित होती है। यदि कोई अंग अधिक क्रियाशील है तो उसकी क्रियाशीलता संतुलित होती है और यदि कम है तो वह अधिक क्रियाशील होती है। ध्यान का प्रभाव, ध्यान के द्वारा गहरी विश्रांति एवं शिथिलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे मस्तिष्क, मन तथा शरीर तीनों को गहरी शांति प्राप्त होती है और धीरे धीरे जकड़ी हुई मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है तथा मांसपेशियां मुलायम एवं लचीली बनती है। योग निद्रा आदि द्वारा शरीर को पूर्ण शिथिल किया जाता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव समाप्त होकर वे पुनर्ऊर्जावान बनती है। श्वसन तंत्र एवं रक्त परिवहन तंत्र का सामान्य परिचय एवं उस पर योग का प्रभाव। श्वसन तंत्र हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ऊपर रक्त परिसंचरण। 1 मिनट के ऊपर जो हमने पढ़ा है वो सब क्या देखे, योग के प्रभाव देखे। तो सभी लोग प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हैं तो उस प्रभाव को आराम से फील करेंगे। आगे देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की रचना एवं क्रिया का संक्षिप्त परिचय। यौगिक अभ्यास का रक्त परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव। श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र अन्य तंत्रों की तरह ही महत्वपूर्ण तंत्र है। श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर में गैसीय पदार्थ का आदान प्रदान होता है, जबकि इस गैसों एवं अन्य जैव रासायनिक पदार्थों का संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा संपन्न होता है। योगाभ्यास द्वारा इन अंग अवयवों की कार्यक्षमता को सामान्य से अधिक क्षमतावान बनाकर शरीर की क्षमता को बढ़ाया जाता है। इन तंत्रों के विभिन्न अवयवों एवं योगाभ्यास का परिचय इस इकाई में करवाया जाएगा। श्वसन तंत्र। श्वसन क्रिया द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन प्राप्त करती है तथा ऑक्सीजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए व्यर्थ उत्पादों से मुक्ति पाती है। श्वसन क्रिया 2 प्रकार की होती है। बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन फेफड़ों में संपन्न होता है। अंतःश्वसन, यह श्वसन कोशिकाओं के स्तर पर होता है जहां गैसों का विनिमय होता है। अभिश्वसन, इंस्पायरेशन। अभिश्वसन में हवा फेफड़ों के अंदर जाती है तथा निश्वसन में हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। श्वसन पथ के विभिन्न अंगों का वर्णन निम्नलिखित है। श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव। जलनेति तथा सूत्रनेति, इसके अभ्यास से नासिका मार्ग की सफाई होती है तथा श्वसन क्रिया स्वस्थ बनी रहती है। प्राणायाम। प्राणायाम के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से फुफ्फुस की कार्यक्षमता बढ़ती है। श्वास प्रश्वास की क्रिया में उत्तरोत्तर सुधार होता है। श्वास की गहराई बढ़ती है तथा श्वसन दर अपेक्षाकृत कम होने लगती है। गैसों का आदान प्रदान ज्यादा होता है। ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में लेते हैं, जिससे शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती है। कपालभाति तथा भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा CO मीन्स ऑक्सीजन का निष्कासन अधिक होता है। श्वसन का अंतराल बढ़ जाता है। 1 मिनट
CO क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम लोग बाहर करते हैं तो क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन O2, और बाहर करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। यस। श्वसन का अंतर्जाल बढ़ जाता है, ब्रोंकाइटिस तथा अस्थमा जैसे रोग दूर होते हैं, फेफड़े की मांसपेशियां मजबूत होती है। कुंजल क्रिया करने से श्वसन नलिकाएं तथा ग्रसनी की सफाई होती है। इसमें जये हुए कफ एवं श्लेष्मा जमे हुए सही बोलने से जमा हुआ कफ या जमा हुआ आदि वमन के द्वारा बाहर आ जाता है। आसन, पीछे झुकने वाले बैकवर्ड बेंडिंग आसन जैसे धनुरासन, भुजंगासन आदि अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें फेफड़े की पेशियों का संकुचन एवं प्रसारण होता है। खिंचाव उत्पन्न करने वाले आसन में श्वसन क्षमता एवं इसकी गहराई बढ़ती है, जैसे ताड़ासन। आगे झुकने वाले आसन में जैसे कूर्मासन, हलासन आदि का अभ्यास करने पर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घटता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय पेशी का बना शंकु कोण के आकार का खोखला अंग है, जिसका आधार ऊपर होता है और शिखर का झुकाव थोड़ी बाईं ओर होता है। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य में हृदय वक्ष गुहा थोरैकिक कैविटी के अग्रिम भाग में अधर तल की ओर दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यह दोहरी झिल्ली से बनी एक पारदर्शी थैली में बंद रहता है, जिसे हृदयावरण पेरिकलटायम कहते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली, जो कि हृदय से चिपकी रहती है, एपिकार्डियम तथा बाह्य झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच की संकरी पेरिकार्डियम गुहा में गाढ़ा द्रव भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यह बाह्य आघातों से हृदय की रक्षा करता है और दोनों झिल्लियों को परस्पर चिपकने से रोकता है। हृदय एक अनुप्रस्थ विभाजक भित्ति के द्वारा बाएं और दाएं भाग में बटा होता है। प्रत्येक भाग में 2-2 कक्ष होते हैं। इस प्रकार हृदय का संपूर्ण भीतरी भाग 4 कक्षों में बटा होता है। दाईं तरफ का ऊपर वाला कक्ष दायां अलिंद तथा निचला कक्ष दायां निलय कहलाता है। इसी तरह बाही तरफ का ऊपर वाला कक्ष बायां आलिंद तथा नीचे वाला कक्ष बायां निलय कहलाता है। निलय मीन्स वेंट्रिकल। ये जो है हमारे 4 चैम्बर होते हैं। देखो, इसको एक बार समझ लेते हैं। जो हमारा हार्ट है ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। ठीक, 4 चैम्बर्स कैसे हो गए? जैसे एक पार्ट है जिसमें 4 रूम है। ठीक है, एक जगह है, प्लेस है जिसमें 4 रूम बना दिए गए। ठीक है, तो 4 रूम क्या है? ये हृदय के अलग अलग वर्क करने वाले कक्षीय रूम है। तो देखो, हार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 4 में। ठीक है, तो जो हमारा अलिंद है और एक निलय है। अलिंद होता है आर्ट्रियम और निलय होता है वेंट्रिकल। इन इंग्लिश अलिंद आर्ट्रियम और निलय वेंट्रिकल। तो ऊपर वाला जो है वो क्या है? आर्ट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है। फिर दूसरे से आर्ट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है। ठीक, अब ये क्या है? प्रोसेसिंग क्या हो रही है कि जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो कहाँ आएगा? पहले राइट आर्ट्रियम में आएगा, फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल में जाएगा। पहले ऊपर वाले एक साइड राइट में भी 2 चैम्बर हो गए, लेफ्ट में भी 2 चैम्बर हो गए। तो राइट वाला जो आर्ट्रियम है फर्स्ट चैम्बर है, यहाँ अशुद्ध रक्त आएगा। फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में जाएगा अशुद्ध रक्त। फिर वो कहाँ जाएगा? जो लेफ्ट साइड है वहां वेंट्रिकल में जाएगा, सॉरी आर्ट्रियम में जाएगा पहले। फिर आर्ट्रियम में शुद्ध होकर फिर वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल जो है वहां से एक अरोटा महाधमनी है, उसमें से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाएगा।
और जितनी जैसे हम लोग श्वास ले रहे हैं, जब जैसे ही हम लोग श्वास लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जाता है वो हमारे हार्ट में क्या होता है, उतने टाइम ब्लड की सप्लाई हो जाती है। और जैसे ही हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन है, CO2 है, सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो अशुद्ध रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से बाहर। ठीक, अभी इसको डीप में पढ़ेंगे जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। अभी केवल आपके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसलिए बस उतना हमने बता दिया ताकि ये ना हो कि बिल्कुल ही हम लोग अननोन रहेगा। तो सुनना चाहेंगे, दोबारा रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। राइट साइड राइट एट्रियम, फिर नीचे राइट वेंट्रिकल, दायां अलिंद, दायां निलय, फिर दूसरे साइड बायां अलिंद, बायां निलय, मींस लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये चार नलिकाएं जैसे दिखाते हैं मैम, वही क्या नलिकाएं दिखाते? नलिकाएं अलग हुई, वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है। ठीक है, जिसे नस और नाड़ियां बोलते हैं। ये चैम्बर्स हैं जिसमें जाकर के प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, ये जो वो दिखती है वो सब तो आर्टरीज और वेन्स में आएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये वो जगह है जहां इनका अपना काम शुरू हो रहा है। ठीक है, और जो काम कर रही है उन्हें बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक, आर्टरीज क्या है, हमारे नस है, वेन्स क्या है, नाड़ियां हैं, कैपिलरीज क्या है, केशिकाएं हैं जो बाल से बारीक बारीक रेड कलर की। पढ़ेंगे आगे। निलय की अपेक्षा आलिंद की भित्तियां पतली होती है। दोनों निलय मीन्स वितरण पंप की तरह काम करते हैं तथा रक्त को बाहर भेजते हैं। बाई तरफ के दोनों कक्ष अर्थात निलय और आलिंद एक छिद्र के द्वारा आपस में संबंधित रहते हैं। कहते हो एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, आपस में संबंधित रहते हैं तथा दाई तरफ के भी दोनों कक्ष एक छिद्र द्वारा आपस में संबंधित रहते हैं। इन छिद्रों पर कपाट वाल्व लगे रहते हैं जिसके द्वारा रक्त केवल आलिंद से निलय में ही भेजा जा सकता है परंतु वापस लौट नहीं सकता। इसी कारण हृदय में रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। दाएं तरफ के कपाट को त्रिदलनी कपाट और बाएं तरफ वाले वॉल्व को द्विदलीय कपाट कहते हैं। दायां आलिंद हृदयागार का वह भाग है जिसमें समस्त शरीर का भ्रमण करके लौटा हुआ अशुद्ध रक्त आकर एक स्थान पर संग्रहित होता है। शरीर के ऊपरी अंगों से आने वाली शिराएं मिलकर ऊर्ध्व महाशिरा सुपेरियर वेना कोवा बनाती है तथा निचले अंगों से आने वाली शिराएं निम्न पश्व महाशिरा इंफेरियर वेना कावा बनाती है जो इसी कक्ष में अशुद्ध रक्त को लाकर पहुंचाती है। दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त मध्य द्वार से होकर दाएं निलय में आकर गिरता है। निलय में आने पर रक्त वापस नहीं लौट सकता क्योंकि मध्य का द्वार इसी बीच बंद हो चुका होता है। दूसरे ही क्षण दायां निलय भी संकुचित होता है, फलस्वरूप रक्त को बाहर निकल जाने के लिए दबाव मिलता है। दाएं निलय का रक्त वहां स्थित एक मात्र नलिका फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरीज, रुधिर परिसंचलन ब्लड सर्कुलेशन। मनुष्य के शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे से नहीं मिल पाते। अग्र तथा पश्व महाधीराओं द्वारा संपूर्ण शरीर में लाया हुआ अशुद्ध रुधिर दाहिने आलिंद में आता है। ब्लड की बात हो रही है। रुधिरा परिसंचलन ब्लड इम्प्यूरिफाइड ब्लड। ठीक है, शुद्ध रुधिर प्यूरिफाइड ब्लड, अशुद्ध रुधिर इम्प्यूरिफाइड ब्लड। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा मीन्स होता है ऊपर के अंगों से जो अशुद्ध रक्त है। इंफीरियर मीन्स होता है लोअर लिम्ब से जो अशुद्ध रक्त आ रहा है। ठीक है,
ये इनके लिए हो रहा है। सुपीरियर मीन्स ऊपर के अंग और इंफीरियर मीन्स नीचे के अंग। चलिए पढ़ेंगे। फेफड़े में रुधिर का ऑक्सीजनीकरण होता है। ऑक्सीजनित या शुद्ध रुधिर अब फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद के संकुचन में शुद्ध रुधिर बनाए नीलय में पहुंचता है। बाएं नीलय के संकुचन में पश्चात शुद्ध रुधिर सिस्टोलिक चाप आर्टरा द्वारा हृदय से बाहर आता है और विभिन्न धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचता है। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों से अशुद्ध रुधिर शिराओं में एकत्रित होकर अग्र एवं पश्व महाशिराओं द्वारा पुनः दाहिने आलिंद में आता है। पूर्ण परिसंचरण में रुधिर 2 बार हृदय में आता है। एक बार अशुद्ध रुधिर हृदय के दाएं भाग में आता है और दूसरी बार शुद्ध रुधिर हृदय के बाएं भाग में आकर संपूर्ण शरीर में पंप हो जाता है। रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, शरीर की सभी रुधिर वाहिनियों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं। धमनियां हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हृदय की प्रत्येक धड़कन का या स्पंदन के साथ बहुत सा रुधिर पंप होकर धमनियों में आ जाता है। हृदय के क्रमिक स्पंदन के फलस्वरूप रुधिर अत्यधिक दाब के साथ धमनियों में से होकर बहता है। शिराओं द्वारा रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर भेजा जाता है। इनमें रुधिर का दाब अपेक्षाकृत कम होता है और यह एक अविरल धारा के रूप में धीमी गति से बहता रहता है। रुधिर का दाब कम होने के कारण इन शिराओं में स्थान पर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को वापस उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। मैम आपने ऊतकों को क्या बोला है? ऊतकों मीन्स क्या? टिश्यूज। टिश्यूज। अगर ऊतक है तो टिश्यू हो गया, ऊतकों है तो एस लगा देंगे उसमें। ठीक है। कोशिकाओं को सेल बोलते हैं, ऊतक को टिश्यू बोलते हैं, अंग को ऑर्गन बोलते हैं, तंत्र को सिस्टम बोलते हैं। रिपीट करें। कोशिकाओं को सेल, ऊतक टिश्यू, अंग ऑर्गन्स हैं और हमारे तंत्र जितने हैं वो सब क्या है? सिस्टम में आएंगे। शिराओं द्वारा रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर भेजा जाता है। इनमें रुधिर हो गया क्या ये? केशिकाएं, कैपिलरीज। जब यही धमनी और शिराएं शरीर के सूक्ष्मतम हिस्से में रक्त का परिसंचलन करती है तब इन्हें ही रक्त केशिकाएं कहते हैं। इनका कार्य धमनी और शिराओं के समान ही है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे। तब तक सभी लोग आज वर्क है शुरू से एक बार रिवीजन ले लेंगे और बाकी जो कल पढ़ना है उसे प्रॉपर एक बार रिवीजन ले लेंगे। ठीक, 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो पढ़ना फिर आसान लगेगा। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। सर्वारिष्ठस्तु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।